चलिए, अभी तक जो हम लोग पढ़े थे उसमें पढ़े थे क्या? फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना? तो फोर्स ऑन अ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो सबसे पहला चीज मैं पढ़ाया था तुमको क्या, कि अगर हम लोग पढ़े थे क्या, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, और इन कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता था? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दीजिएगा कि इस पूरी कहानी में आपने क्या पढ़ा था। तो इस पूरी कहानी में पढ़ा था क्या कि अगर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज प्लस क्यू है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितने एंगल पे? तो थीटा एंगल पे। v वेलोसिटी से मूव कर रहा है कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो इस पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता था Fm, इसको हम लोग कितना लिखते थे? क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी का वेक्टर फॉर्म भी हम लोग लिखते थे, Fm इक्वल टू कितना? Q इंटू वी क्रॉस कितने के बराबर में? B के बराबर में। अब देखो कि V क्रॉस B वेक्टर है, तो ये फोर्स भी कैसा होगा, और इस फोर्स का डायरेक्शन किसके होगा? V क्रॉस। तो यहां से मैं आपको बताया था क्या कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये परपेंडिकुलर V के भी, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये परपेंडिकुलर किसके? B के भी। क्यों? कि A क्रॉस B जो होता है वो वेक्टर A के भी परपेंडिकुलर और वेक्टर, तो V क्रॉस B वेक्टर V के भी परपेंडिकुलर और वेक्टर। इतना बात बताया था कि फोर्स इतना लगेगा, और इसका डायरेक्शन निकालने के लिए, इस फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए, फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग अलग अलग रूल पढ़े थे, जिसमें पहला था क्या? राइट हैंड स्क्रू रूल, जिसमें क्या था? राइट हैंड स्क्रू रूल। दूसरा था क्या आपका? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल, ठीक ना? लेफ्ट हैंड रूल बोलो सीधे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसका हम लोग खूब यूज करते थे, ये था आपका क्या? राइट हैंड पाम रूल। इतना बात आपका प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस प्रीवियस नॉलेज का यूज करके हम लोग जो आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो आज का टॉपिक होगा क्या? तो आज के टॉपिक का हेडिंग आप लोग लिखेंगे क्या कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करें, किसी करंट कैरिंग वायर को रखें, तो उस पर फोर्स लगेगा। कितने का लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, इन सारे चीजों को आपको आज स्टडी करना है। बात समझ में आ रहा है? इससे पहले जो हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है, वहां कुछ बातों का हम लोग जिक्र करेंगे कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो करंट क्यों बहता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि किसी भी कंडक्टर से होकर के इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली फ्लो करता है, इसीलिए करंट फ्लो करता है। और इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं करता है, उसमें पॉजिट्रॉन का भी, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, जिसको हम लोग होल्स या कुछ बोलते हैं, आगे पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है सेमीकंडक्टर में, उसका भी फ्लो होता है। लेकिन यह पता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग यहां पहला बात ये जानते हैं क्या कि देयर आर मेनी चार्ज पार्टिकल, देयर आर मेनी चार्ज पार्टिकल फ्लोइंग इन अ करंट कैरिंग वायर। कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उससे हो करके
बहुत सारा चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है, पहला बात। दूसरा बात ये कि द फ्लो ऑफ या द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज, जो आपका नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट जिस डायरेक्शन में बहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज रखने वाला ही कोई पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसे क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप सीधे सीधे बात ये जानिए कि नेगेटिव चार्ज करंट के अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा और पॉजिटिव चार्ज करंट के डायरेक्शन। मैं आपको बोला था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी के कारण बहुत हाई स्पीड से वाइब्रेट करता है, लेकिन करंट जिस स्पीड के कारण फ्लो करता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वो किस कारण से होता था, तो एक्सटर्नल मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो बहुत स्लोली धीरे धीरे आगे बढ़ता था, और इसी बहुत स्लोली स्पीड को, इसी बहुत स्लोली वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये भी बात हम लोग जानते थे क्या, ये भी बात हम लोग जानते थे क्या कि इलेक्ट्रॉन फ्लोज अंडर अ कंडक्टर विथ किससे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर हम लोग बात करें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर बात करें तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में एक रिलेशन पढ़े थे, I इक्वल टू VD/E/N/A। आपको इस सारे टर्म का मीनिंग पता होगा। I करंट है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, N क्या होता था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और A क्या होता था, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां हम लोग चाहेंगे कि छोटा सा मैं लिख भी लें, I के बारे में आपको लिख दें क्या, कि I है आपका क्या, करंट, आपके पास जो VD है ये है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो E जो है ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कितने के बराबर में होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम के बराबर में। N जो होता था इसको हम लोग बोलते थे क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ए जो है ये ए क्या होता था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, की क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर का जो एरिया होगा उसे हम लोग क्या बोलते थे, ए बोलते थे। इतने बात की जानकारी आपको निश्चित रूप से होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि मैं अगर एक छोटा सा कंसीडरिंग करूं, छोटा सा कंसीडरेशन क्या करूं, कि सपोज करिए कि अपने पास कोई सा एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका, ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, जिस करंट कैरिंग वायर के बारे में आपको कहा हुआ है क्या, कि इस करंट कैरिंग वायर का अगर हम लोग देखें तो इस करंट कैरिंग वायर के बारे में आपको दिया हुआ है क्या क्या चीज, तो इस करंट कैरिंग वायर के बारे में दिया हुआ है कि इसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया हुआ है कितना, कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कितना, ए। नीचे भी उतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये भी कितने के बराबर में। इसके बारे में आपको दिया हुआ है कि इसका जो लेंथ है वो है कितना, एल। इससे होकर के जो करंट बह रही है, ये करंट कितनी बह रही है, आई। और आपको ये दिया हुआ है क्या, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिस एंगल पे, वो एंगल है कितना, थीटा।
बात समझ में आ रहा है? तो आपके पास ये सिचुएशन है, आप जरा सा देखो कि इससे होकर के करंट बह रहा है, करंट बह रहा है, इसका मतलब इससे होकर के चार्ज बह रहा होगा, और चार्ज बह रहा होगा, कैसा चार्ज? करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज। मान लो कि यहां पर एक छोटा सा चार्ज बह रहा है प्लस क्यू, जो बह रहा है इस डायरेक्शन में, कितने वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। कितने वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक बात बताओ, ये वेलोसिटी कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर। इस थीटा का दो कंपोनेंट होगा कि नहीं? थीटा का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा क्या? भी कॉस थीटा, और एक होगा क्या? भी साइन थीटा। आप जरा सा ध्यान से देखिए कि भी कॉस थीटा के कारण इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्यों कि जब भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है या अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उस पर किसी तरह का मैग्नेटिक फोर्स लगता नहीं है। तो भाई भी कॉस थीटा के कारण कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अब सवाल उठता है क्या कि भी साइन थीटा के कारण लगेगा, तो कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में? तो देखो कि इतने बड़े कंडक्टर में मैं केवल एक चार्ज पार्टिकल का बात किया हूं, तो इस चार्ज पार्टिकल पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो कैसा? बहुत छोटा फोर्स होगा, बहुत छोटा फोर्स होगा। इसका जरा सा डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन के लिए क्या लगाना है? राइट हैंड पाल्म रूल। राइट हैंड पाल्म रूल क्या कहता है कि 4 उंगली को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखिए, अंगूठा को वेलोसिटी के, फोर्स किधर लगेगा? मतलब इस पर अंदर के तरफ फोर्स लगेगा। किधर की तरफ फोर्स लगेगा? तो इसमें ऐसे ऐसे कितने चार्ज पार्टिकल होंगे? बहुत सारे। पहले पे फोर्स लगा, दूसरे पे फोर्स लगा, तीसरे पे फोर्स लगा, सारे फोर्स को अगर ऐड कर देंगे तो इस पूरा वायर पर कितना फोर्स लगा ये निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। वही हम लोगों को क्या करना है? निकालना है। और इसको कैसे निकालेंगे? इसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे? एक एजम्पशन लिखेंगे। और ये एजम्पशन क्या होगा? तो ये एजम्पशन है क्या? तो एजम्पशन है क्या कि लेट अ करंट कैरिंग वायर, लेट अ करंट कैरिंग वायर, वायर ऑफ लेंथ, जिसका लेंथ है कितना? ऑफ लेंथ L, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कितना? क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कितना? A, लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, and having number of free electron पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ये है कितना? n। बात समझ में आ रहा है? आपको क्या दिया हुआ है कि इसका लेंथ है कितना, आपको दिया हुआ है क्या कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कितना, और ये किसी खास मटेरियल का बना होगा। उस मटेरियल के लिए इसकी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? n। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बारे में क्या रहा है क्या कि इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म, प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको कहां रखा हुआ है? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, बी में, एट एन एंगल कितने पे? थीटा पे। डायग्राम में मैंने जो भी काम किया उस सारे काम को मैंने यहां लिख लिया। इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको क्या दिया हुआ है? बी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें ये कंडक्टर कितने पे रखा हुआ है? थीटा एंगल पे रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब जरा सा ये बताओ कि इस डेरिवेशन को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए हम करते क्या हैं कि इस वायर पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। इस वायर पर क्या करते हैं? एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, और इस छोटे से एलिमेंट के बारे में अगर हम लोग जिक्र करें तो इस छोटे से एलिमेंट का हम लोग लेंथ रखेंगे कितना? dl, और इस छोटे से एलिमेंट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कितना होगा? a के बराबर। बात समझ में आ रहा है? और इस छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज फ्लो कर रहा है, इस चार्ज को कितना मान लेंगे? dq, और ये dq, ये जो चार्ज dq है ये इधर किस वेलोसिटी से फ्लो करेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। कितने एंगल पे? थीटा एंगल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान देना कि ये जो dl है, ये जो तुम्हारा dl है, ये dl को हमेशा हम लोग कंसीडर करेंगे कैसे? वेक्टर के जैसे। डायरेक्शन इसका पूछे
तो डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन में किस में होगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इस वेक्टर डीएल का भी होगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिएगा कि अगर डीएल का डायरेक्शन हम लोग देखें, अगर हम लोग डीएल का डायरेक्शन देखें तो डीएल का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या कि डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो ये एंगल है ये भी एंगल है कितना? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब इस डीएल एलिमेंट के बारे में जरा सा मेरे साथ तुम डिस्कस करोगे कि डीएल एलिमेंट के बारे में अगर तुम मेरे साथ डिस्कस करोगे तो ये डीएल एलिमेंट क्या था? एक छोटा सा सिलेंडर था। डीएल एलिमेंट क्या था? एक छोटा सा सिलेंडर था जिसका लेंथ था कितना? डीएल, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था कितना? ए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर इसका वॉल्यूम लिखना हो, अगर इसका वॉल्यूम लिखना हो तो वॉल्यूम कितना लिखते हो? बेस का एरिया और इंटू हाइट, है ना? लिखते हो बेस का एरिया इंटू हाइट। तो अगर हम लोग बात करें भाई वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल वायर का, अगर इस एलिमेंटल वायर का हम लोग वॉल्यूम का बात करें तो ये कितना हो जाएगा? ए इंटू कितना? डीएल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको दिया क्या हुआ है ये चीज आप ध्यान दीजिए। आपको दिया हुआ है क्या? आपको दिया हुआ है क्या कि यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो है कितना? एन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? एन। ये आपको दिया हुआ है। तो हम लोग यहां से बात शुरू करेंगे क्या कि इन यूनिट वॉल्यूम देयर इज कितने? देयर इज एन फ्री इलेक्ट्रॉन, कि एन फ्री इलेक्ट्रॉन है किसमें? यूनिट वॉल्यूम में। तो ये बताओ कि एडीएल वॉल्यूम में, इन एडीएल वॉल्यूम देयर इज कितना फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? एन ए डीएल फ्री इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे देखो यार कि इधर अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम का और इधर बात करें इलेक्ट्रॉन का, तो अगर वॉल्यूम यूनिट है तो फ्री इलेक्ट्रॉन है कितना? तो अगर 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा? अगर 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये एडीएल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? एडीएल और इंटू कितना? तो कितना लिखे हैं? एडीएल इंटू कितना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखना कि हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं क्या कि जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज कितना? ई। कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? तो अगर बात करें चार्ज ऑन एन ए डीएल इज, ये कितना हो जाएगा? एन ए डीएल और इंटू कितना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब कि इस छोटे से एलिमेंट में जो चार्ज डीक्यू है, ये डीक्यू किसके बराबर में है? एन ए डीएल इंटू ई के बराबर में है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि जो आपका डीक्यू है वो किसके बराबर में है? एन ए डीएल ई के बराबर में। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? अब देखो कि ये जो चार्ज है छोटा सा डीक्यू, ये जो चार्ज है छोटा सा डीक्यू, ये इस मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो कर रहा है कितने वेलोसिटी से? वीडी वेलोसिटी से। वीडी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम इस एलिमेंटल चार्ज का बात करें, तो अगर हम बात करें दिस एलिमेंटल चार्ज, बात नहीं, दिस एलिमेंटल चार्ज डी क्यू मूव्स इन कंडक्टर विथ वीडी वेलोसिटी। कितने वेलोसिटी से घूम रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाते हुए? थीटा एंगल बनाते हुए ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये कंडक्टर के अंदर में घूम रहा है। इतना में कोई दिक्कत है क्या? अब देखो कि अगर ये डी क्यू का बात करें तो ये छोटा सा एलिमेंट इसीलिए माना है कि ये पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव कर सके, और पॉइंट चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है, वो पॉइंट चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है वो हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि ये कितने के बराबर में होता है? क्यू भी साइन थीटा के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करें और थोड़ा सा आगे बढ़ें तो द
द स्मॉल फोर्स df experienced by a small charge dq in मैग्नेटिक फील्ड B। ये मैग्नेटिक फील्ड B में dq के द्वारा जो है सो बहुत छोटा सा फोर्स, चार्ज छोटा तो फोर्स भी कैसा, छोटा। तो ये कितने का फोर्स लगेगा, इसको हमने क्या मान लिया, df मान लिया, और इस df को भी मान लेंगे क्या, मैग्नेटिक फोर्स है df। तो ये बताओ कि छोटा सा फोर्स अगर df लिखना है तो क्या लिखते हो, क्यू भी बी साइन थीटा। क्यू के जगह पर कितना है मेरे भाई, dq। वेलोसिटी के जगह पर कौन सी वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। साइन और थीटा किसके बीच में, तो साइन थीटा क्या लिखते थे, क्यू भी बी छूट गया है, बी छूट गया है, क्या लिखते थे, क्यू भी बी साइन थीटा। तो यहां क्या लिखेंगे, बी साइन थीटा के बराबर में, और ये थीटा क्या था, तो थीटा क्या होता था, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। आप देखिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो एंगल कितने का है, थीटा का है। इतना बात में कोई आपत्ति है क्या आपको, इतना बात में आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग क्या लिखे, फोर्स df इक्वल टू कितना लिखे, df इक्वल टू कितना लिखे, df इक्वल टू कितना लिखे, क्यू भी बी साइन थीटा के बराबर। अब देखो कि इसे dq का वैल्यू हम लोग पीछे निकाले हुए हैं, इसे dq का वैल्यू हम लोग पीछे निकाले हुए हैं। तो इसे dq का वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो ये जो dfm हो जाएगा, ये dq का वैल्यू तुमने कितना निकाला है, NaDl E के बराबर में। तो इसके जगह पर क्या रख दोगे, NaDl और E, और साथ में क्या हो जाएगा, VdB, और साथ में क्या, साइन थीटा। ये एक छोटे से एलिमेंट पर लगने वाला फोर्स निकल के आया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये एक छोटे से एलिमेंट dq पर लगने वाला फोर्स निकल के आया है। तो आप मुझे बताइए कि इस पूरे कंडक्टर पर ऐसा ऐसा कितना एलिमेंट होगा, सबके कारण छोटा छोटा फोर्स लगेगा, और सारे फोर्स को जब हम ऐड कर देंगे तो टोटल फोर्स ऑन द वायर निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो सारे फोर्स को ऐड करने के लिए भाई साहब, सारे फोर्स को ऐड करने के लिए हम लोग इसको करेंगे क्या, तो इसको हम लोग करेंगे क्या कि इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, और जब आप इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे तो आपको मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ DFM इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ NaDl E VdB साइन थीटा के बराबर में। इतना में कोई दिक्कत है क्या, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान से ये चीज देखो कि DFM का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, FM। बात समझ में हो रही है। अब देखो कि इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म होगा उस कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट होगा कि नहीं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो बी भी कांस्टेंट होगा। अच्छी बात यह है कि थीटा के बारे में जरा सा आप देखिए, थीटा के बारे में जरा सा आप देखिए कि यहां पर भी एंगल थीटा, यहां पर भी एंगल थीटा, यहां पर भी एंगल, हर जगह पर अगर आप कहीं भी एंगल का बात करेंगे तो यहां भी एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। थीटा भी क्या है, हर जगह कांस्टेंट है। तो जब थीटा भाई हर जगह कांस्टेंट है, इसका मतलब निश्चित है कि साइन थीटा भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग देख ये रहे हैं क्या, हम लोग इसमें से देख ये रहे हैं क्या कि इसमें जो आपका n है, ये n क्या है, कांस्टेंट है। देख रहे हैं क्या कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये भी क्या है, कांस्टेंट है। जो आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या है, कांस्टेंट है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है आपकी ये भी क्या है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B, इसका मतलब B भी कैसा है, कांस्टेंट है। और भाई थीटा भी क्या है, कांस्टेंट। जब थीटा कांस्टेंट है इसका मतलब कि साइन थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इतना टर्म इसमें क्या है, कांस्टेंट। लग रहा है कि कांस्टेंट का बाहर आ गया इसमें, तुमको भी ऐसा ही लग रहा था क्या। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर। अब जब इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर करेंगे मेरे भाई
तो DFM का इंटीग्रेशन अगर देखो इक्वल टू, देखो क्या सब बाहर आ रहा है, क्या सब बाहर आ रहा है, देखो NA बाहर आएगा, NA आ गया बाहर, E बाहर आएगा, VD बाहर आएगा, B बाहर आएगा, साइन थीटा बाहर आएगा, इंटीग्रेशन में केवल क्या बच जाएगा, DL। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? FM का इंटीग्रेशन कितना होगा, DFM का इंटीग्रेशन कितना, और ये NAEVD B साइन थीटा और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ DL। देखो कि DL क्या है, इसका छोटा सा एलिमेंट है, ऐसा ऐसा कितना एलिमेंट काट सकते हैं, पूरा एलिमेंट को जोड़ देंगे तो पूरा वायर बन जाएगा कि नहीं, पूरा वायर का लेंथ है कितना, तो इंटीग्रेशन ऑफ DL कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ DL कितना लिखेंगे, कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब आप यहां से देखिए कि अगर FM इक्वल टू हम लोग देखें तो ये टर्म देखो मैं इधर से इधर की तरफ लिख रहा हूं, VDENA के बराबर में, VDENA, कोई दिक्कत है? इसके बाद क्या है B, इसके बाद क्या है L, और इसके बाद क्या है साइन थीटा, BL और क्या साइन थीटा के बराबर। आप देखिए कि पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं क्या कि जो ये ब्रैकेट के अंदर में चीज है ये क्या होता है, I इक्वल टू VDENA। आपको अभी मैं दिखा रहा था क्या कि जो करंट I है वो करंट I किसके बराबर में होता है, तो करंट I VDENA के बराबर में होता है, और जब करंट I का वैल्यू भाई इसमें रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, IBL साइन थीटा के बराबर में। और आप ध्यान रखिएगा कि मैंने यहां पर आपको बोला है क्या, मैंने यहां पर आपको बोला है क्या कि I जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर क्वांटिटी है, एलिमेंट L जो है ये वेक्टर है, इसका डायरेक्शन फिक्स है, DL जो एलिमेंट मैंने लिया था उसका डायरेक्शन क्या था, फिक्स था, तो ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी और साइन थीटा है। तो आप याद करें कि जब हम लोग A क्रॉस B लिखते थे तो A क्रॉस B लिखते थे, इसको क्या लिखते थे, AB साइन थीटा, या B क्रॉस AB लिखते थे तो भी इसको क्या लिखते थे, AB साइन थीटा। तो यहां देखो कि दो वेक्टर है BL साइन थीटा, इसको हम लोग FM इक्वल टू Q कॉमन कर लो, I कॉमन कर लो, और I कॉमन करने के बाद इस BL साइन थीटा को हम लोग या तो B क्रॉस L लिख सकते हैं, या फिर इसी FM को हम लोग I कॉमन करके L क्रॉस क्या लिख सकते हैं। लेकिन ये दोनों बराबर तो नहीं है, क्यों कि हम लोग पढ़े हैं क्या कि A क्रॉस B जो है ये कभी भी B क्रॉस A के बराबर में नहीं हो सकता है। तो भाई इस दोनों में से सही कौन सा है, तो अब इसके सही का जानकारी प्राप्त करने के लिए इस क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका डायरेक्शन होगा, इस फोर्स का डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब हम डायग्राम से देखेंगे कि चार्ज पर फोर्स किधर लग रहा है, और उस हिसाब से हम BL को भी देखेंगे। B क्रॉस L का डायरेक्शन पता करने के लिए मैं आपको बताया था कि हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, जिसमें चार उंगली को B क्रॉस L निकाल रहे तो B से L के तरफ घुमाएंगे, अंगूठा किसका डायरेक्शन बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन, और L क्रॉस B में L से B के तरफ घुमाएंगे, अंगूठा किसका बताएगा। तो अगर दोनों कंडीशन में जिसमें फोर्स एक जैसा आ जाए वो वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब देखो कि यहां डायरेक्शन जो हम लोग देखेंगे, यहां पर इसमें हम लोग डायरेक्शन देखना चाहते हैं। तो डायरेक्शन देखने के लिए आप देखो कि राइट हैंड पाल्म रूल लगाएंगे, राइट हैंड पाल्म रूल लगाएंगे, चार उंगली गया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अंगूठा गया, तुम कहोगे कि सर ये वेलोसिटी तो कोना कोनी है, ये परपेंडिकुलर तो है नहीं, आपने तो बताया कि वेलोसिटी कैसा लेना है। तो भाई साहब हमेशा ही देखो कि जब ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुम्हारी वेलोसिटी, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुम्हारी वेलोसिटी जो है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुम्हारी वेलोसिटी v जो है ये थीटा एंगल पर हो, तो इसका क्या करो, दो कंपोनेंट ले लो, दो कंपोनेंट ले लो। कौन कौन सा, तो पहला कंपोनेंट होगा क्या, v cos थीटा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई फोर्स लगने वाला, जो फोर्स लगेगा वो किसके कारण, v साइन थीटा के कारण। अब देखो कि मैग्नेटिक फील्ड और v साइन थीटा दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो चार उंगली गया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अंगूठा गया वेलोसिटी के डायरेक्शन में,
जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ, अंदर की तरफ। मतलब यहां से हमको पता चल रहा है क्या, कि यहां से हमको ये बात का पता चल रहा है क्या, कि यहां पर जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इनवर्ड। ये क्या बता रहा है आपको, फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब सवाल उठता है क्या, कि ये जो हमारा एलिमेंट है डीएल, ये जो हमारा एलिमेंट है डीएल, इस डीएल का डायरेक्शन है कैसा, करंट के डायरेक्शन में। अब सवाल उठता है क्या, कि बीएल क्रॉस डी होगा, डीएल क्रॉस बी होगा, कि बी क्रॉस डीएल होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जिसका डायरेक्शन इनवर्ड आएगा वही डायरेक्शन सही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो भाई कि अगर हम बी क्रॉस डीएल लेंगे तो 4 उंगली को बी से किधर घुमाएंगे, डीएल के तरफ, अंगूठा किधर आ रहा है, लेकिन फोर्स किधर है, ये वाला होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन अगर डीएल क्रॉस बी लेंगे तो डीएल से बी के तरफ घुमाएंगे, अंगूठा किधर जाएगा, इसका मतलब डीएल क्रॉस बी होगा कि बी क्रॉस डीएल होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम इस एलिमेंट पर ये फोर्स देख रहे हैं, तो अगर हम इस एलिमेंट पर ये फोर्स देख रहे हैं तो हम लोग ये बात देखे हैं क्या, कि ये आई बी एल साइन थीटा जो है, ये आई बी एल साइन थीटा किधर काम कर रहा है, तो बाय राइट हैंड, बाय राइट हैंड पाल्म रूल हम लोगों ने देखा क्या, बाय राइट हैंड पाल्म रूल हम लोगों ने देखा क्या, कि जो फोर्स है मैग्नेटिक एक्टिंग किधर, एक्टिंग इनवर्ड द सरफेस, कि सरफेस से इनवर्ड डायरेक्शन में ये काम कर रहा है, कैसा, क्रॉस डायरेक्शन। हमने क्या देखा कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है भाई, इनवर्ड डायरेक्शन में। कैसे देखा, तो राइट हैंड पाल्म रूल से। राइट हैंड पाल्म रूल क्या कहता है कि 4 उंगली रखिए मैग्नेटिक फील्ड के, अंगूठा रखिए वेलोसिटी के, फोर्स किधर लगेगा, अंदर के तरफ, तो फोर्स लगेगा अंदर के तरफ, कैसा, क्रॉस। अब देखो कि अगर हम बी क्रॉस एल निकालते हैं तो बी क्रॉस एल के डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि 4 उंगली को बी से किधर घुमाएंगे, डीएल के तरफ। तो अंगूठा किसका डायरेक्शन बताएगा, फोर्स अंदर के तरफ है, ये हमको कंफर्म पता है। और बी क्रॉस डीएल महोदय कह रहे हैं क्या, कि फोर्स किधर होगा, इसका मतलब ये गलत कह रहे हैं। तो हम लोग एल क्रॉस बी ट्राई करेंगे। एल क्रॉस बी किधर कह रहा है, इसका मतलब सही एल क्रॉस बी होगा कि बी क्रॉस एल होगा, एल क्रॉस बी होगा। तो ये जो है अगर हम लोग यहां पर देख रहे हैं, अगर हम लोग यहां पर देख रहे हैं तो ये जो है सो ये राइट हैंड थंब रूल से ये जो एफएम का डायरेक्शन है, ये एफएम का जो डायरेक्शन है ये कैसा बता रहा है, आउटवर्ड बता रहा है। एफएम का डायरेक्शन कहां बता रहा है, आउटवर्ड। कहां से, बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन को आउटवर्ड। लेकिन आउटवर्ड बता रहा है और फोर्स है एक्चुअल में किधर, इनवर्ड। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसको इस कलर से गलत करने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको रेड कलर से क्या कर देना है, गलत कर देना है, कि फोर्स का ये डायरेक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन ये जो महोदय हैं, ये महोदय क्या कह रहे हैं भाई, ये महोदय क्या कह रहे हैं कि भैया जो हमारे एफएम का डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, ये जो एफएम का डायरेक्शन है वो कैसा है, इनवर्ड है। और इनवर्ड है मतलब कैसा है, जो हमारे राइट हैंड पाल्म रूल वाले से मैच कर रहा है। और जो मैच करेगा वही क्या हो जाएगा। इसका मतलब आपको वेक्टर फॉर्म में क्या याद रखना है, एल क्रॉस बी की बी क्रॉस एल, एल क्रॉस बी, बी क्रॉस एल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ बता रहा है जबकि फोर्स है किधर। बात समझ में आया कि नहीं। ध्यान देना कि यहां पर जो थीटा है, ध्यान देना अभी तक क्या पढ़े इस पर जरा सा ध्यान देना है। बात समझ में आ रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है क्या, कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है क्या, कि यदि कोई चार्ज Q है जो v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड B में थीटा एंगल पर मूव कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं लिखूंगा नहीं क्या, कोई चार्ज Q है जो v वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल से मूव कर रहा है, तो इस पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता था ये कितना होता था, QVB साइन थीटा के बराबर में। और इसी को हम लोग लिखते थे क्या, Fm इक्वल टू Q इंटू कितना, V क्रॉस B। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी हम लोग लिखे क्या, अब हम लोग देखा क्या, अब हम लोगों ने देखा क्या कि अगर इफ अ करंट कैरिंग वायर, कि अगर अब क्या है
कि करंट कैरिंग वायर है प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग वायर को रख दिया गया, इफ अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर ये चीज ऐड कर देना कि हैविंग करंट आई, कि अगर उसके पास करंट है कितना, आई है, और किसी यूनिफॉर्म को हैविंग करंट आई, थोड़ा सा अच्छे से ही लिख लेते हैं, ठीक ना। इफ अ करंट कैरिंग वायर having length L and current I is placed in a uniform magnetic field B, then मैग्नेटिक फोर्स जो हम लोगों ने देखा वो कितना देखा, IBL साइन थीटा के बराबर में, और ये IBL साइन थीटा जो आपने देखा है, ये IBL साइन थीटा जो आपने देखा है, इसी को हम लोग FM इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में क्या लिखे, I इंटू बी क्रॉस एल की L क्रॉस बी के बराबर में इसका वेक्टर फॉर्म देखा। यहां पर ये बात मस्ट है याद रखना आपको, क्या यहां पर ये बात मस्ट है याद रखना क्या, कि थीटा जो है इज एंगल बिटवीन वेक्टर DL एंड वेक्टर B, क्योंकि BL साइन थीटा लिखे हैं, तो L क्रॉस B को LB साइन थीटा लिखोगे तो थीटा किसके बीच का एंगल होगा, L और L क्या है, TL का डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा, करंट के डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये इतना चीज आपने अभी तक पढ़ा है कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर को जिसका लेंथ L है, करंट I है, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखेंगे तो फोर्स कितना लगेगा, IBL साइन थीटा, और इसी को वेक्टर में कैसे लिखेंगे, L क्रॉस B का मतलब थीटा क्या है, DL और B के बीच का। इतना बात समझ में आया कि नहीं। डायरेक्शन कैसे बताना है, इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे बताना है, तो इस फोर्स का डायरेक्शन जो है, इस फोर्स का जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इस मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है इसको देना है किससे, तो कैन बी गिवन बाय राइट हैंड पाल्म रूल। किससे देना है, राइट हैंड पाल्म रूल से देना है। बात समझ में आ रहा है। अब राइट हैंड पाल्म रूल से कैसे देंगे इसका डायरेक्शन, तो किसी आदमी का राइट हैंड पकड़ो, उसके राइट हैंड का मान लो क्या कि ये है 4 उंगली, जो किसके डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड B के डायरेक्शन में। उसके हाथ में भगवान के कृपा से अगर एक अंगूठा भी होता है तो ये अंगूठा किसके डायरेक्शन में रहेगा, करंट के डायरेक्शन में। तो ये जो पाल्म है, ये पाल्म किसको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ किस चीज को, फोर्स को। ये कैसा हाथ है, ये कैसा हाथ है, तो राइट हैंड है। मान ले बनमानुस का ही है, उसी का राइट हैंड है। चारों उंगली बराबर है, तो हम कौन सा बोले कि इंसान का है, कभी कभी इंसान का भी डिफर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। भावनाओं को समझा करो यार। क्या बोले, सुनिए क्या बोले कि अगर फोर्स का डायरेक्शन आपसे पूछा जाए तो आपको करना क्या है, 4 उंगली को रखना है मैग्नेटिक फील्ड में, राइट हैंड का अंगूठा इस तरह से कि करंट के डायरेक्शन में। फोर्स कौन बताएगा, पाल्म। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि इसी कहानी में तुमसे पूछा जा सकता है क्या कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा और फोर्स मिनिमम कब होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है क्या, एफ मैग्नेटिक इक्वल टू क्या पढ़ा है, IBL साइन थीटा। एफ इक्वल टू क्या पढ़ा है, IBL साइन थीटा। अब कोई आदमी आपसे पूछे कि भैया ये बताओ कि ये फोर्स कब मैक्सिमम होगा और ये फोर्स कब मिनिमम होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो कि अगर हम लोग बात करें कि फोर्स विल बी मैक्सिमम,
फोर्स कैसा हो, मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए तुम देखो करंट बदल सकता है क्या, नहीं बदलेगा। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बदल सकता है क्या, नहीं बदलेगा। लेंथ वायर का बदल सकता है क्या, लेकिन थीटा तो बदल सकता है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कभी मैं वायर ऐसे रखूं कभी ऐसे रखूं, घुमाते रहूं, थीटा क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो अगर हमको मैग्नेटिक फोर्स चाहिए कैसा, मैक्सिमम, इसका मतलब हम आई बी एल को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन साइन थीटा मेरे को कैसा चाहिए, मैक्सिमम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तुमको पता है कि थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल है, और दो वेक्टर के बीच का मिनिमम एंगल 0 डिग्री और मैक्सिमम एंगल कितना, 180 डिग्री। इतना बात पता है कि नहीं। तो ये बताइए कि साइन थीटा का अगर हम मैक्सिमम वैल्यू का बात करें 0 से लेकर के 180 तक में, तो साइन थीटा कैसा होता है, ऐसा। यहां पे कितना 1, 0 पे 0, 180 पे 0, 90 पे कितना 1, यहां पे 270 हो जाएगा, ठीक ना। 180 पे हो गया है 0, 270 पे हो जाएगा कितना -1, और फिर 360 पे कितना। लेकिन अपन को कहां तक बात करना है, 180 तक। तो 180 तक में साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है कितना 1, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो साइन थीटा के अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू का बात करें, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होता है कितना 1, और ये कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो जो फोर्स है, ये फोर्स जो है, ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो ये जो आपका फोर्स है, ये फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम में कितना होगा, आई बी एल साइन 90 डिग्री रखोगे, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 1 से मल्टीप्लाई होकर के ये कितना हो जाएगा, आई बी एल के बराबर में। तो आपसे ये बात पूछा जा सकता है क्या, कि किसी करंट कैरिंग वायर पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगा यदि वह कितने डिग्री पर रखा जाए, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री का मतलब क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड में, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो करंट कैरिंग वायर इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसी लाइन को यहां पर हम लोग एक शब्द में लिख देंगे क्या, एक शब्द में लिख देंगे क्या, कि इफ द वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर वायर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस्ड कर दिया जाए, देन एफ मैग्नेटिक जो हो जाएगा, ये विल कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। क्या बोला भाई, कि फोर्स मैक्सिमम हो, इसका मतलब साइन थीटा क्या होना चाहिए, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। थीटा 90 डिग्री, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, कि वेक्टर डीएल और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या, कि जब किसी भी वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख देंगे, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, मैक्सिमम कितने का, आई बी एल के बराबर में। बात समझ में आया कि नहीं। आपसे पूछा जा सकता है क्या, कि फोर्स विल बी मिनिमम। आपसे क्या पूछा जा सकता है, कि फोर्स विल मिनिमम कब होगा भाई। तो एफ मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, आई बी एल तो कुछ नहीं बदलेगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और तुम देखो, तो साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, जरा सा ध्यान दीजिएगा, कि हमको देखना है 0 से 180 तक में ही, और 0 से 180 तक में साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है, वो यहां भी 0 और यहां भी कितना -1, 270 डिग्री पर है, 180 से बाहर। तो हमको 180 डिग्री से बाहर का एंगल लेना। तो 0 से 180 तक में साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम -1 होगा कि 0 होगा, 0 होगा। कहां कहां पे, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, और थीटा इक्वल टू कहां पे, 180 डिग्री पर। इसका मतलब क्या हुआ, कि मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा और करंट कैरिंग वायर भी ऐसा, तो कोई फोर्स लगेगा सेम डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो भी कोई फोर्स। इसका मतलब क्या, कि फोर्स कितना लगेगा, जरा सा देख लो, कि जो एफ मिनिमम होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू इसमें रख दोगे, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू रखोगे कितना हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा फोर्स कितना। इसका मतलब एफ मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितने डिग्री पे, 0 डिग्री और 180 डिग्री पे। तो आपसे पूछा जाएगा क्या, कि अगर इफ द वायर इज प्लेस्ड along
along का मतलब in the direction और opposite direction, along the magnetic field, then force will मिनिमम, और ये मिनिमम भी कितने के बराबर में, 0 के बराबर। बात समझ में आया कि नहीं? छोटा सा एक क्वेश्चन ले लिया जाए, छोटा सा एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं क्या, कि देखिए हमारे पास दिया हुआ है क्या, एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है क्या, B इक्वल टू 5 टेस्ला। कितना दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड? 5 टेस्ला का है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में आपसे कहा जा रहा है क्या, कि इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर रख दिए हैं। इस करंट कैरिंग वायर से जो बहने वाला करंट है I इक्वल टू ये है कितने का, 2 एम्पियर का। इस वायर का जो लेंथ है वो है कितने का, 5 मीटर। कितने का, 5 मीटर का। आपसे कह रहा है ये कि जो इसके बीच का ये एंगल है, ये जो इसके बीच का जो ये एंगल है, इस एंगल के बारे में कह रहा है क्या, कि यहां से जो ये एंगल बना रहा है ये कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो आपको बता रहा है कि बताओ कि इस वायर पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितने का होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो ध्यान से कि हम लोग मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पर है अभी, I/B/L कितना, साइन थीटा। I का वैल्यू है कितना, L का वैल्यू है, B का वैल्यू है कितना, L का वैल्यू कितना, साइन थीटा का वैल्यू कितना, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 25 और गुने साइन 60 का वैल्यू, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया, 25 न्यूटन। लेकिन ओके क्या गलती हो गया सर, थीटा किसके किसके बीच का एंगल था, डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो डीएल है ऐसे करंट के डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड है किधर, दोनों के बीच का एंगल है कितना, अरे यार रख लेना, फिर भी गलती है, ठीक ना, √3/2। तो चल 25√3, अभी भी क्या गलत। क्यों गलत, गलत क्यों, तो देखिए थीटा जो हम लोग ले लिए वो गलत ले लिए। आपको मैं क्लियर कट में ये बात बताया हूं क्या, कि जो थीटा होता है वो एंगल बिटवीन डीएल एंड वेक्टर, डीएल करंट के डायरेक्शन में। तो करंट किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब डीएल होगा इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितने का, 90 डिग्री का। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, ना कि, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर जो हम लोग देखेंगे कि आपका करंट जो है, ये करंट I इक्वल टू आपका 2 एम्पियर, ठीक है, लेंथ आपका 5 मीटर, ठीक है, B इक्वल टू आपका 5 टेस्ला, ठीक है। लेकिन अगर थीटा देखेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। ये क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर DL एंड वेक्टर B। तो वेक्टर B है अंदर के तरफ और DL है किधर के तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल है कितना, 90 डिग्री। और तब जब हम लोग F मैग्नेटिक लिखेंगे, ये कितना लिखेंगे, I/B/L साइन थीटा के बराबर में कितना हो जाएगा, 2 गुने 5 गुने 5 गुने साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू 1, 5 पंचे 25 दूना कितना न्यूटन, 50 न्यूटन। बात समझ में आया कि नहीं? एक और अच्छा सवाल है, करवा दूं क्या? नो सर, चलो काफी है आज के लिए।